नमस्कार, घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आवर के खास कार्यक्रम नेशनल आवर का और मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। हम नेशनल आवर में करते हैं देश विदेश के गंभीर मुद्दों पर बात, साथ ही करते हैं नेताओं के बयानों पर चर्चा और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके बयानों के क्या है मायने। क्या नेता अपने बयानों से जनता को कराते हैं देश की सही स्थिति से अवगत या फिर भटकाते हैं जनता का ध्यान? यही समझने और समझाने का करेंगे प्रयास अपने खास कार्यक्रम में। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। यूपी विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है। बजट सत्र के चौथे दिन मुख्य विपक्षी दल सपा ने सरकार को घेरने का प्रयास किया। मध्यम वर्ग के आय को लेकर बहस हुई। सपा नेता रागिनी ने मध्यम वर्ग के आय का मुद्दा उठाया, जिस पर सीएम योगी ने करारा जवाब दिया। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और जानने की कोशिश करेंगे कि सपा नेता रागिनी ने जो तथ्य सामने रखे हैं उन तथ्यों में कितना है दम। तो आइए शुरू करते हैं। यूपी विधानसभा में बजट सत्र का शुक्रवार को चौथा दिन। बजट में प्रश्नकाल के दौरान सपा विधायक रागिनी सोनकर ने सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि यूपी में डबल इंजन की सरकार फेल होती जा रही है। देश को विश्व गुरु बनाने की बात की जा रही है, लेकिन देश पटरी से उतर रहा है। अमीर हो रहा है और गरीब हो रहा है। 2010-11 की तुलना में मिडिल क्लास की आय कम हुई है। नियमित वेतन भोगी महिलाएं पहले 22% थी, जो अब 16% हो गई हैं। मिडिल क्लास सरकार के जुमले का शिकार हो रहा है। सुनिए रागिनी सोनकर विधायक सपा ने क्या कुछ कहा। जिसका दावा कर रही प्रदेश सरकार 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का, उस पे प्रश्न पूछने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, जहां देश को 3 ट्रिलियन इकोनॉमी और प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का दावा कर रही है ये सरकार, वहीं ये अपने हर वादे में डबल इंजन की तरह फेल भी होती जा रही है। देश को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन आज इकोनॉमिकल डिस्पैरिटी में देश विश्व गुरु बन चुका है। आज अमीर और अमीर होता चला जा रहा है और गरीब होता चला जा रहा है। वो स्वयं आपके आंकड़े बताते हैं कि आज पूरे देश में 60 करोड़ लोग हैं जो कि राशन पे आश्रित हो चुके हैं और प्रति वर्ष 6 करोड़ लोग ऐसे हैं जो आपकी गरीबी रेखा से नीचे चलते चले जा रहे हैं। वही अगर हम मिडिल क्लास की बात करें, आरबीआई का आंकड़ा ये बता रहा है कि आज से 2010-2011 में जो एक मिडिल क्लास की आमदनी थी, सेविंग थी, वो जीएसडीपी का 25% हुआ करती थी और आज इस समय में 5.1% पर आकर के रह गई है। आज गरीब के पास कोई पैसा, आज मिडिल क्लास के पास कोई पैसा नहीं है उसकी पॉकेट में बचाने के लिए। वही अगर मैं बात करूं महिलाओं की, तो नियमित वेतन भोगी जो हमारी महिलाएं 22% थी, आज कहीं ना कहीं वो 22% से गिर के 16% पे आ चुकी हैं। तो अभी आपने सुना कि रागिनी सोनकर जो सपा विधायक हैं, उन्होंने विधानसभा में क्या कुछ कहा। इस पर सीएम योगी ने रागिनी के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रश्न महत्वपूर्ण है, लेकिन वह खुद इसे लेकर नहीं आई हैं, क्योंकि उन्हें तथ्यों की जानकारी नहीं है। सीएम ने कहा कि आपकी पीड़ा को समझ सकता हूं। आपके नेता बोलते हैं कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता। आपका बयान सपा के अनुरूप ही है। भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। हो सकता है इसमें कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा हो, क्योंकि वह देश के विकास को अच्छा नहीं मानते। सुनिए। आपकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो आपके नेता बोलते हैं कि भारत कभी विकसित देश नहीं बन सकता, तो आप तो उनका अनुसरण करेंगे ही करेंगे कि उत्तर प्रदेश कभी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी नहीं बन सकता। ये वक्तव्य आपका अपनी पार्टी के अनुसार, समाजवादी पार्टी की मंशा के अनुरूप उपयुक्त ही है। लेकिन भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 2027 में भारत $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। और दुनिया का सबसे तेजी के साथ
उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में सर्वाधिक ग्रोथ रेट के साथ भारत आज दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ रहा है और मुझे लगता है कि 140 करोड़ भारतवासियों को इस पर गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को इसमें अच्छा नहीं लग रहा हो, क्योंकि जिनका अपना पर्सनल एजेंडा होता है वह देश के विकास को अच्छा नहीं मानेंगे। तो अभी आपने सुना कि उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कुछ कहा। आज इन्हीं मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर GFX2 आप चलाएं तो हम बेहतर बता सकते हैं अपने दर्शकों को कि आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण के अनुसार जो कामकाजी महिलाओं की स्थिति है, अगर 2017-18 की बात करें तो भारत में 25.30% और यूपी में 14.20% थी। 2017-18 की बात हम कर रहे हैं। वहीं अगर जो 22 और 23 की बात करें तो भारत 39.8% कामकाजी महिलाएं थीं और उसके बाद जो कामकाजी महिलाओं की स्थिति यूपी की है 32.10%। यह कामकाजी महिलाओं का प्रतिशत हमने आपको बता दिया। चलिए बात करेंगे हम अब अलग, क्योंकि जो नेता बोलते हैं और जो सदन में नेता बोलते हैं उस पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिन्हें हम सदन में भेजते हैं वो क्या रूप प्रस्तुत कर रहे हैं, कौन से आंकड़े दे रहे हैं और उसका जवाब सत्ता पक्ष द्वारा क्या दिया जा रहा है, इस पर बारीकी से नजर होनी चाहिए हर एक भारतीय को, हर एक प्रदेशवासी को, क्योंकि वहां जो सही स्थिति बताई जाती है और उस पर जो जवाब दिया जाता है उससे सही आकलन आप कर सकते हैं सरकार का। क्योंकि अब इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या सच्चाई है, यह जानने का प्रयास करेंगे। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि जो ये आंकड़े आपने दिखाए हैं वो सही नहीं है, यानी आप लेकर के नहीं आएंगे, वो किसी और ने दिए हैं। आंकड़ों पर भी सवाल उठाए हैं। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। संजय सिंह, नेता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। यश भारतीय जी, सपा प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सुरेंद्र भाटिया जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आज हमारे पैनल में बहुत अच्छे प्रवक्ता आए हुए हैं और यश भारतीय जी तो बहुत ही धाकड़ प्रवक्ता माने जा रहे हैं आजकल, अपनी पार्टी का पक्ष भी बहुत बढ़िया से रखते हैं। अच्छा विश्लेषण आज हमारे दर्शकों को सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। यश भारतीय जी, सवाल आपसे ही शुरू करते हैं और जानना चाहते हैं कि जो वेतनभोगी महिलाओं की बात रागिनी जी ने की और उस पर सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि ये आंकड़े आपके नहीं हैं, किसी ने दिए हैं, अप्रत्यक्ष रूप से वो अविश्वसनीय आंकड़े एक तरह से सत्ता पक्ष के द्वारा कहे गए हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? देवेंद्र भाई, ये अपने आप में बड़ी एक हास्यास्पद बात है कि ये आंकड़े आपके नहीं हैं, किसी ने दिए हैं। अब आंकड़े कहां से आते हैं? आंकड़े खुद के घर के बनाए हुए तो नहीं होते ना। आंकड़े तो एकत्रित किए जाते तो होते ही दूसरे के आंकड़े हैं। बिल्कुल। अब उस पर कहना आंकड़े आपके नहीं किसी दूसरे के हैं, ये योगी जी अपने आप में हास्यास्पद बात कर रहे हैं, है ना। जानकारी जुटाई जाती है और जानकारी सदन में मांगी जाती है या दी जाती है। तो रागिनी जी को अगर कोई जानकारी उन्होंने सदन में दी है और उस पर इन सब बातों पे योगी जी क्यों जा रहे हैं कि किसके हैं किसके नहीं है? अगर समस्या है तो उसके हल पे क्यों नहीं जा रहे हैं? जिस विधानसभा का जो काम है, विधान बनाना, जो पहले से विधान है उनको ठीक से क्रियान्वयन होना, उस पे उनका फोकस क्यों नहीं है? उनका इस बात पे फोकस क्यों है कि कहां से कौन सी चीज आई है? क्या कोई चीज चोरी हो गई है?
कि चोरी हुए माल को पकड़ना है, चोर को पकड़ना है, जो इस तरीके की वो बातें कह रहे हैं। समस्याएं हैं, समस्याओं का हल होना चाहिए। विपक्ष का जो काम है वो विपक्ष का काम डॉक्टर रागिनी जी ने बहुत बेहतर तरीके से किया है। पढ़ी लिखी महिलाएं डॉक्टर हैं और वो अगर चर्चा करना चाह रही हैं तो उस पर चर्चा होनी चाहिए और उन समस्याओं का जल्द से जल्द हल ढूंढना चाहिए। यही सत्ता पक्ष और विपक्ष का काम जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से आप जब जब सवाल करेंगे, जब जब जनहित की बात करेंगे, लोगों की परेशानी की बात करेंगे, तो वो विपक्ष को घेरने का काम करेंगे, तर्क को कुतर्क में बदल देंगे, दिन को रात बनाने लगेंगे, रात को दिन बनाने लगेंगे और धर्म विरोधी सिद्ध कर देंगे। जैसे महाकुंभ में तमाम अव्यवस्थाओं की बात लगातार विपक्ष कर रहा है, समाजवादी पार्टी कर रही है, बेहतर सुझाव दे रहे हैं, लेकिन उन सुझावों को मानने की जगह कुतर्क करना चालू कर देती है भारतीय जनता पार्टी। ये तो सनातन विरोधी हैं, ये तो ऐसे हैं, ये तो वैसे हैं, लेकिन जनता की बात नहीं कर पा रहे हैं और उसी का परिणाम है कि जनता ही परेशान हो रही है। ठीक है, कुंभ की बात बाद में कर लेंगे क्योंकि कुंभ के लिए तो तमाम चर्चाएं होती रहती हैं, आप भी आते रहते हैं, उसमें बातचीत होती रहती है। संजय सिंह जी, क्या लगता है कि जो रागिनी जी ने जो आंकड़े प्रस्तुत किए हैं वेतनभोगी महिलाओं के, उसमें कहीं कुछ कोर कसर या कमी रह गई है क्या? देखिए देवेंद्र जी, विपक्ष का काम तो है विरोध करना, खोट निकालना, कितना भी अच्छा होगा उसमें कमियां ढूंढेंगे। जी जी। तो उसमें तो अभी हमारे यश भारती जी जो हमारे सपा के प्रवक्ता मित्र हैं, तो कुतर्क तो विपक्ष को ही करना है। अब सवाल ये उठता है कि भारतीय जो पूजी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में काम कर रही है, पिछले 8 वर्षों में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है यूपी भारत के अंदर। 8,08,000 करोड़ का बजट है। क्या सपा का बजट इतना बड़ा होता था? राजस्व घाटा 2.97% आ गया है, घट के 3% से नीचे आ गया है। तो ये जिसे कहते हैं ना कि हेल्दी, एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था का द्योतक है। और उत्तर प्रदेश में आज स्थितियां ये है कि निवेश हो रहा है, तमाम उद्योग धंधे खुल रहे हैं, लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन्हीं समाजवादी की सरकार में जब माफिया गुंडा राज चलता था उत्तर प्रदेश के अंदर, लॉ एंड ऑर्डर की इतनी खराब स्थिति थी, उद्योग धंधे नहीं पनप पाते थे उत्तर प्रदेश के अंदर। सिर्फ एक कहते थे सपा के लोग थाने में बैठ के जमीन का धंधा करना, पुलिस वालों के साथ मिलकर रियल एस्टेट का, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम चलता था, वसूली का काम चलता था। तो आज उत्तर प्रदेश एक स्वस्थ विकसित उत्तर प्रदेश बनने की दिशा में जा रहा है, भारत के विकास में एक अहम योगदान कर रहा है। रागिनी जी, जैसा कि हमारे यश भारती जी अभी प्रशंसा कर रहे थे, ठीक है, सभी विद्वान होते हैं, यश भारती जी सब में अच्छे प्रवक्ता है, विद्वत है, जन है, तो मैं किसी की विद्वता पे आक्षेप नहीं लगा रहा हूं। लेकिन रागिनी जी को एक चीज जानना चाहिए, अभी डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा, अभी जो इन लोगों को फंडिंग आई थी विपक्षी दलों को $2.1 मिलियन की और यूएसएड के थ्रू, तो उनका स्टेटमेंट इन लोगों को सुन लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई भारत के पास तो खुद बहुत पैसा है, आज कतर के शेख आ रहे हैं भारत के अंदर, दुनिया भारत की ओर टकटकी लगा के खड़ी हुई है। फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो खुद प्रधानमंत्री जी को एयरपोर्ट पे विदा करने जाते हैं। तो ये चीजें बता रही है कि भारत कहां जा रहा है। ठीक है, विपक्ष तो भारत जितना भी तरक्की करेगा, विपक्ष उसमें कमियां निकालेगा और निकालना भी चाहिए, भाई इनका काम ही है। ये हाँ में हाँ कैसे मिला सकते हैं, इनकी तो मजबूरी है, इनको तो विरोध करना ही करना है, ये अच्छी बात तो करेंगे नहीं। तो ठीक है, हम स्वीकार करते हैं, आप जो विरोध कर रहे हैं हम सहज स्वीकार करते हैं, लेकिन जनता देख रही है और इसका जवाब आपको 2027 में मिलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता भयमुक्त उत्तर प्रदेश को चाहती है कि गुंडा युक्त, माफिया युक्त सरकार चाहती है, या जो अभी योगी जी ने की सरकार में जो विकास के कार्य एक गति पकड़े हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, आप देख लीजिए किस तरह से हाईवेज का जाल पिच किया है, इतने हाईवेज बन गए हैं। इन्होंने एक हाईवे बनाया था, वो भी अधूरा, उसी के लिए डंका बजाते रहे। आप लखनऊ में देख लीजिए, गोमती का जो इन्होंने सौंदर्यीकरण का गोमती रिवर फ्रंट बनाया, उसमें घपलेबाजी की, आज गोमती की दुर्दशा देखिए क्या है। तो ये जब आपका गठबंधन ही
आपके जो लोग हैं उनकी मानसिकता ही माफियागिरी और गुंडागर्दी की रहेगी, वही सिर्फ विकास करेंगे माफिया। देखिए जितने माफिया मोदी जी ने खत्म, योगी जी ने के राज्य में जो एलिमिनेट किए गए हैं, कितना बड़ा पाया था, हजारों करोड़ के थे वो लोग, किसका खून चूसा था, गरीबों का ईंधन चूसा था इन लोगों ने। अरे यश भारती, देखिए आप अच्छे प्रवक्ता है, मैं नहीं बोल रहा था, मुझे बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप बोलिएगा, बीच में इंटरप्ट मत करिए, आप अच्छे प्रवक्ता है, इसलिए मैं करके आ गए तो भ्रमण। ये तो जो माफिया राज था, जो गुंडा राज था, किसका खून पी रहे थे वो लोग, गरीबों का तो ही तो, आम जनता का हजारों करोड़ का एम्पायर इन माफिया और गुंडों का, जो बड़े बड़े नाम थे उत्तर प्रदेश के अंदर, किसका खून पिया था इन लोगों ने, जवाब दे सपा वाले इस बात का। तो आज उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, जनता देख रही है, और जवाब 2027 में इनको मिलेगा, भरपूर मिलेगा। ठीक है सुरेंद्र भाटिया जी, जो आंकड़े रागिनी जी ने प्रस्तुत किए, क्या उस आंकड़ों पर संदेह कर सकते हैं? नहीं, देखो, आंकड़ों पे संदेह करना शायद ठीक नहीं है। दोनों ही बातें हैं। उत्तर प्रदेश योगी जी के आने के बाद विकसित भी हुआ है, लेकिन जो मिडिल क्लास की और महिलाओं की जो रागिनी जी बात कर रहे हैं, वास्तव में पूरे देश में जो मिडिल क्लास नौकरी पेशा था, सरकारी नौकरियां घटी हैं, और सरकारी नौकरियां अगर मिल भी रही हैं तो ठेका बेस पे मिल रही हैं। कुछ चीजों को हमें सुधारना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। योगी जी के आने के बाद वहां कानून व्यवस्था दुरुस्त हुई है, कुछ जो विकास की योजनाएं हैं वो भी आई हैं, लेकिन कर्ज भी बढ़ा है। मुख्यतः मिडिल क्लास की समस्याएं जो हैं तो पिछले कुछ दिनों में बढ़ी हैं। उसका कारण है जहां निम्न क्लास को सरकार मदद कर रही है। अगर पूरे देश की बात करें तो अगर 82 करोड़ का अनाज फ्री दे रहे हैं, और उसके बाद बीपीएल जो क्लास है वो बढ़ रही है, तो मिडिल क्लास दोनों ओर से पिसता है। मिडिल क्लास के लिए आपको नौकरियों के अवसर बढ़ाने होंगे, चाहे उसके लिए बाहरी निवेश आए। जो बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का माहौल ऐसा बना है कि यहाँ विदेशी निवेश आने लगा है। अगर विदेशी निवेश आएगा तो उसके साथ प्राइवेट क्षेत्र में भी नौकरियां बढ़ेंगी, लेकिन सरकारी क्षेत्र की जो नौकरियां खाली पड़ी हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हैं, जो मोदी जी जब 14 में आए थे तो 2 करोड़ रोजगार की उन्होंने बात की थी, लेकिन वो पीछे छूट गई है। हर सरकार की सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। अब उत्तर प्रदेश का सही आंकड़ा मेरे पास नहीं है, लेकिन खाली क्यों पड़ी है उसके भी कारण। उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा जो पेंशन का जो बजट है वो निरंतर बढ़ रहा है, और बजट बढ़ने के बावजूद जैसे अब 8वां पे कमीशन आ जाएगा तो और पेंशन का और सरकारी वेतन का बजट बढ़ेगा। अब इसका जो अंतर है, सरकारी सेवाओं की, अगर एक व्यक्ति सरकारी सेवा में जाता है तो उसका क्या वेतन है, एक टीचर, सामान्य टीचर अगर सरकारी सेवा में जाता है तो वो 50,000 के लगभग उसकी शुरू होती है, पहली वेतन शुरू होता है। जबकि प्राइवेट सेक्टर में 50,000 रुपये व्यक्ति कोई शायद ही पहुंचता होगा। कुछ चुनिंदा स्कूल हैं जो बहुत पैसे, फीस भी बहुत लेते हैं, वेतन भी देते हैं, लेकिन सरकारी क्षेत्र की नौकरियों को, कोऑपरेटिव क्षेत्र की, प्राइवेट सेक्टर की निवेश बढ़ने के साथ साथ जब तक रोजगार नहीं बढ़ेंगे हम आंकड़ों में खेलते रहेंगे। मैं यूपी का कर्ज देख रहा था, 2017-18 से अब तक डबल हो गया है कर्ज पर व्यक्ति को। अब आंकड़े आप दिखाओगे, पर व्यक्ति अगर आय यूपी में कम है तो कर्ज भी कम है, जबकि और राज्यों में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, केरल में, वहां प्रति व्यक्ति आय भी अधिक है और कर्ज भी ज्यादा है। अब हरियाणा का उदाहरण दी तो एक व्यक्ति की आय, प्रति व्यक्ति आय 3,24,000 है, वहां अगर 1.25 लाख का कर्ज है तो वो चलता है। अगर यूपी में 22-23,000 का प्रति व्यक्ति कर्ज है आज, और कुछ आंकड़े 30,000 भी बोल रहे हैं। अब आंकड़े कैसे बढ़ाए जाते हैं प्रति व्यक्ति, क्योंकि हमारी जब सेंसिस भी नहीं हुई 11 के बाद हमारे सही आंकड़े हमारे पास नहीं है, नहीं आए हैं, तो रोजगार
रोजगार बढ़ाना होगा। सभी प्रदेशों को, केंद्र गवर्नमेंट, केंद्र सरकार को, यूपी गवर्नमेंट को और सरकारों को मिडिल क्लास, चाहे 12 लाख की छूट भी दी है सरकार ने, वो भी स्वागत योग्य है जी। लेकिन फिर भी मिडिल क्लास को दिखते हैं क्योंकि वो फ्री में ले नहीं सकता और महंगाई भी बढ़ रही है। तो ये सारी मुश्किलें, रागनी जी के कुछ आंकड़े सही भी हो सकते हैं, मैं उसको चेक तो नहीं किया, लेकिन पहली नजर में जो नौकरियां घटने की बात है, महिलाओं की बात है, वो सही लगता है जी। यस भारतीय जी, हम चाहेंगे पीसीआर से कि लूप अगर 2 फुल स्क्रीन दिखाया जाए तो हम बेहतर विश्लेषण कर पाएंगे। ये जो आवधिक संबल सर्वेक्षण की रिपोर्ट हम दिखा रहे हैं आपको, 2022-23 में 32.10% यूपी का संबल है, महिला श्रम शक्ति की भागीदारी जो है ये, और 2017-18 में ये 14.20% था। तो महिला श्रम शक्ति की भागीदारी यूपी में एक तरह से बढ़ी है। और अगर जो भारत से इसकी टैली की जाए, भारत के कुल से टैली की जाए, तो जो श्रम शक्ति है, महिला श्रम शक्ति की भागीदारी है, वो कुछ रेशियो में ज्यादा बढ़ी है, राष्ट्रीय रेशियो से ज्यादा बढ़ी है। यस भारतीय जी, अब आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए देवेंद्र भाई, अदब गौडवी साहब की एक शायरी है, अगर आपने सुना हो, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यही चल रहा है। अभी राजनीतिक विश्लेषक साहब ने भी वही सब बातें कही कि किताबों में मौसम, फाइलों में मौसम गुलाबी दिख रहा है, आंकड़े झूठे हैं, सब फरेबी वाली बातें हैं। जिस तरीके से अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए वाहवाही भाजपा के साथी लूटने की कोशिश कर रहे थे कानून व्यवस्था को लेकर, मैं जानना चाहता हूँ आधुनिक पुलिसिंग के लिए कौन सा काम किया? क्या डायल 100 जैसी व्यवस्था लेकर के आए? क्या नई गाड़ियां खरीद ली, नए हथियार खरीद लिए, पुलिस की नई कोई भर्ती कर दी बड़े पैमाने पे? कौन सा ऐसा काम किया कि जिसपे आप ये दावे कर रहे हैं कि बेटर पुलिसिंग है? एनसीआरबी का आंकड़ा केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार का मिला जुला जो होता है, उसमें विपक्ष का या किसी और राजनीतिक पार्टी कोई भी नहीं। महिला अत्याचार में नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अन्य अपराधों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नंबर 1। आप कह रहे हैं बेहतर व्यवस्था कानून की हो गई है, कैसे हो गई है बता दीजिए। हाँ, जो समय चल रहा है आधुनिकता का, पहले सीसीटीवी कैमरे नहीं होते थे, लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं होते थे, शिकायत के दायरे नहीं होते थे, चीजें बढ़ गई हैं, लोग वैसे ही बहुत सारे देश में चीजें हुई हैं। पहले 3 स्टेट का एक हिस्सा हुआ करता था जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी, जहां चंबल क्षेत्र कहते थे, वहां डाकू रहते थे। वो डाकू समाप्त हो गए ना समय रहते हुए, और भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार आने से पहले समाप्त हो गए। वहां क्षेत्रीय लोग उन्हें बागी कहते हैं, वो व्यवस्थाओं से परेशान होकर के बागी बन जाते हैं, लेकिन कानूनी हिसाब से वो डकैत रहते हैं। वो बागी और डकैत होना खत्म हो गए ना, उसमें योगी सरकार का कोई योगदान हो तो मुझे बता दें। लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से लूट हो रही है, खुद पुलिस डकैती कर रही है। गोरखपुर जो मुख्यमंत्री का खुद गृह जिला है, वहां पे पुलिस जाती होटल के अंदर व्यापारी से पैसा लूटती है, गोली मार देती है और खुलेआम फिरौती मांगती है। उसी तरीके से बनारस मंडल के अंदर जो नरेंद्र मोदी जी का क्षेत्र है, वहां पे पूरा एक थाना बिहार में अवैध तरीके से शराब पहुंचाने का काम करता है, पूरे थाने को सस्पेंड करना पड़ा। और एक स्ट्रिंग ऑपरेशन एक मीडिया हाउस ने किया, 1 लाख रुपए महीना थाने को दिया जा रहा है शराब का अवैध कारोबार करने के लिए। ये सारे अवैध कारोबार और सब चीजें चल रहे हैं, लेकिन वही मौसम तो गुलाबी है किताबों में। ठीक है, किताबों में मौसम गुलाबी है, किताबों में मौसम गुलाबी है। बात यह है, बेरोजगारी दिख रही है, बेरोजगारी दिख रही है, उसे बताने की भी जरूरत नहीं है। आज आप दाएं हाथ की तरफ और बाएं हाथ की तरफ और सामने आंखों से देखेंगे, स्पष्ट दिख रही है बेरोजगारी। और अगर उसको सदन में विधिवत तरीके से बताया जा रहा है तो मानना चाहिए कि बेहतर सुधार के लिए काम होना चाहिए। मेडिकल की सुविधा की क्या व्यवस्था है देख लीजिए। माननीय लखनऊ में कैंसर अस्पताल में गए, जो समाजवादी सरकार में खोला था, उसकी क्या स्थिति, उसका संचालन ठीक से भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं कर पा रही। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा एक्सप्रेस लेकर करके कि हम एक्सप्रेस वे भी नहीं बना पाए, भ्रष्टाचार चलिए ठीक है, यश भारती जी, आपने एक सुंदर सा उदाहरण ये दिया है, जवाब ये दिया है, हमारे प्रश्न का जवाब आपने दे दिया, हमारे प्रश्न का जवाब आपने दे दिया कि ये जो आंकड़े हैं, जो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के,
वो किताबी हैं और फरेबी हैं। संजय सिंह जी, ये आंकड़े जो केंद्र सरकार ने जारी किए हैं, ये आंकड़े फरेबी हैं। देवेंद्र जी, देखिए, इस डिबेट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अब यश भारती जी की बात से घूम फिर के वही आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी को ढेरों क्राइम के आधार पर, भाई जो खुद क्राइम करते थे वो आज हम लोगों को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता खुद कहती है, आम जन कहता है कि उसका जवाब दीजिए। अरे यश भारती आ रहे अरे आ रहे बीच में टोकिए नहीं पुलिस भर्ती भाई, टोकिए नहीं अरे भारती भाई, आप लोग, अरे देवेंद्र जी को जरा शांत कराइए। भारतीय जी, ये लोग बदतमीजी पे आमादा हो जाते हैं सभा वाले, इन लोगों से झाझाएं होनी शुरू जाती है। सवाल पूछना नहीं, आप भाई ये देखिए, ये कोई वो तरीका नहीं है, समझे ना? संजय जी को आप तमीज से बात करिए। नहीं, आप क्यों टोकते हैं भाई? बेचैन क्यों होने लगते हैं? ठीक है, जितने देखिए, एक तो देवेंद्र जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मैं कई टीवी चैनल पर डिबेट कर चुका हूं, जब उनको छूट पे घेरता हूं, देखिए फिर कमाल के आदमी है भाई, ये देखिए फिर कमाल के आदमी है। देखिए, मैं जब इन लोगों को घेरता हूं, ये चिल्लाने लगते हैं, मैं इनको छूट पे ही घेरता हूं, इनके ये जवाब नहीं दे पाते हैं, ये झूठों को झूठ बोलने की। सुन लीजिए। अरे भाई, अरे यार भाई, यश भारती भाई, आप यश भारती है ना, तो शालीनता से बैठिए। मैं अगर गलत बोल रहा हूं फिर बाद में बोलिएगा। ये लोग तैयारी करके आते हैं झूठ बोलने की, मास्टर क्लास है इनका झूठ बोलने का। जितने प्रवक्ता है सब झूठ बोलते हैं, एक लाइन से झूठ बोलने वाले लोग हैं, इनके पास सच है ही नहीं। क्योंकि देखिए, जो इस मानसिकता के लोग होते हैं वो कभी भी, अरे भाई फिर बेचैन हो रहे हैं आप? देखिए, आपकी बेचैनी समझ में आ रही है ना? आप क्यों बेचैन हो रहे हैं? नौकरियों के आंकड़े झूठे हैं। देखिए, डिबेट बिल्कुल आप सब झूठ बोलते हैं, आप लोगों की बात का कोई डिबेट का कोई तर्क नहीं होता है, तर्क ही डिबेट करते हैं। आप पुलिसिंग की बात कर रहे हैं। अरे सुनिए, आपके नेता, अरे भाई सुनो तो, अरे सुनो भाई मेरे, की आवाज कर दीजिए। अरे इनको अभी हम एक्सपोज कर रहे हैं ना, इनको एक्सपोज कर रहे हैं। आपके आजम खान ने क्या बयान दिया था विधानसभा में? भारतीय जी, आप अपने, मुझे आपकी जब बारी थी तो संजय जी ने विधानसभा में आपके नेता आजम खान ने निवेदन है सरकार भाई, मैंने कुंभ की बात शुरू करी थी, आप लोगों ने क्या बयान दिया था? दुनिया भर की बात कर रहे हैं, कितने पुलिस वाले मारे थे सफाई करने? सवाल का जवाब ले लें क्या? मेरे सवाल का जवाब ले लें। फिर जा रहे हो? अरे जो मैं कह रहा हूं उसको तो सुनो। आजम खान साहब ने, आपके बड़े नेता थे, दूसरे नंबर के सीएम थे, उनका विधानसभा में बयान है कि अरे यही तो आप बेचैन हो जाते हैं जब आपकी असलियत बताने लगते तो आप बेचैन होते हैं। एक वर्मा जी थे, मेरा सुन लो जवाब लेना। अरे फिर आपने पुलिस के पास इतनी ताकत है कि आप जैसे जो सपा के गुंडे सड़क पे दिखाई पड़ते हैं, नहीं दिखाई पड़ते हैं। जो समाजवादी के समय में सरकार में गुंडागर्दी करते थे वो सब बिना में छुप गए। ये सुन लीजिए जी, संजय जी क्या कहना? अरे हमारी बात ही नहीं पूरी होने दे रहा चाह रहे। जी, क्योंकि इनको देखिए। अच्छा, दूसरी बात, आज आप एक बात बता के जाओ यश भारती जी, आपने कितनी नौकरियां दी थी अपनी सरकार में? आंकड़े पेश कर दो। आप कितने नौकरियां दी थी आपने? कितने रोजगार दिए थे? हाँ, उन रोजगारों को मत गिनाइएगा जो वसूली करते थे, थाने में बैठ के प्रॉपर्टी डीलिंग करते थे, जो जनता का खून चूसते थे, बड़े बड़े माफिया। नाम गिरा दे माफियाओं के, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, ना जाने कितने। वो जो बता दूंगा, राजनीति छोड़िए। नहीं, आप बताइए आपने कितने रोजगार दिए थे? आपकी जानकारी के लिए सुनिए, आपकी जानकारी के लिए एक बार बता दें, पढ़ा करिए आप लोग, पढ़िए, जानिए, तब डिबेट करिए। आपको मालूम होना चाहिए। एक मिनट आवाज डाउन कर दीजिए, एक अच्छी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इनको एक्सपोज कर रहा हूँ। देखिए, अरे आपको जवाब कोई जरूरी नहीं मैं दूं, बेटों के जवाबों को मैं नहीं देता। स्किल इंडिया का जो है, मोदी जी ने जो अभियान शुरू किया था, प्रतिवर्ष 10 लाख युवा विदेश में जॉब पा रहे हैं। 10 लाख युवा स्किल इंडिया का जो डेवलपमेंट का कार्यक्रम है उसके तहत विदेश जा रहे हैं। और सुनिए, प्रतिवर्ष $100 बिलियन की रेमिटेंस भेजते हैं वो। कितने? $100 बिलियन की रेमिटेंस भारत को भेजते हैं, अपने देश को। अरे भाई, आप लोग क्या जानोगे?
आपको बेचैनी हो रही है, आपको बेचैनी इस बात की है कि भारत जितना तरक्की करेगा, उतना जितना शिक्षित होगा, जितनी उसकी समझ आएगी, उतना वो जातिवाद के चंगुल से निकलेगा। आपकी जो जातिवाद की जैन की राजनीति है उससे बाहर आएगा। आप लोग देखिए, जनता के हितैषी नहीं है, आप लोग परिवारवादी है, एक परिवार के गुलाम है आप लोग, बस एक गुलाम है परिवार के, उसी की गुलामी ये विधानसभा हो गया है, एक तरह से कह सकते हैं। हमारी जो डिबेट है ये विधानसभा हो गई है। यश भारतीय जी, बोलने नहीं दे, ये लोग तय करके बैठते हैं। ये सपा के लोग जो है सफाई झूठते हैं, ये झूठ के मास्टर है, ये झूठी बोल रहे हैं। सुरेंद्र भाटिया जी के पास जाते हैं, सुरेंद्र भाटिया जी के पास चलते हैं। सुरेंद्र भाटिया जी, सवाल यहां पर यह है कि अब जो भी स्थितियां हो, प्रदेश की हो या देश की हो, जो भी स्थिति हो, उसमें यह देखा जा सकता है कि जो भी आंकड़े आते हैं, चाहे केंद्र सरकार के हों या फिर राज्य सरकार के हों, उसको एक दूसरे को झूठा साबित लोग करते रहते हैं कि ये झूठे हैं, वो झूठे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये महसूस तो होता है कि जो पहले था उसमें कुछ ज्यादा कुछ परिवर्तन हुआ है, विकास की ओर शायद अग्रसर हुआ है हमारा प्रदेश, उत्तर प्रदेश और देश। क्या आपको ऐसा कुछ लगता है? विकास दिखाई दे रहा है। देखो, सबसे बुरी बात जो इस दौर में हुई है, हमें विकास में सभी का योगदान को मानना होगा। हमें ये नहीं मानना होगा भी 2014 के बाद जब से मोदी जी आए हैं तभी से विकास आरंभ हुआ है। विकास पहले भी था, विकास अब भी हो रहा है। हर व्यक्ति ने, हर प्रधानमंत्री ने, मनमोहन सिंह जी ने आधार लेके आए। मनमोहन सिंह जी जब वित्त मंत्री बने थे 91 में, तो उन्होंने अपनी इकोनॉमी को खोला था। तो उस समय जब नेहरू जी के समय में, उस समय अपनी मजबूरियां अलग थी, लेकिन 91 के बाद जब हमारी अर्थव्यवस्था को हमने खोला तो हम विकास की ओर आगे बढ़े, और वो आवश्यक इसलिए था पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ। राजनीति में कुछ चीजें राजनीति में बहुत बुरी हो गई हैं, उस पर आरोप लगाना, ये जो चीजें हैं, कुछ चीजों को देश के लिए छोड़ देना चाहिए। ये मानना चाहिए हम राजनीति करें, हम एक दूसरे की निंदा भी करें, लेकिन ये माने कि अखिलेश यादव ने भी कुछ किया होगा, गोमती रिवर फ्रंट उन्होंने अधूरा छोड़ दिया या थोड़ा सा उन्होंने पहल करी, आप उसको सुधार करो। उन्होंने एक एक्सप्रेस बनाया, आपने 20 बनाए। ये इस समय जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ रही है और पीपीपी मॉडल जो आया है, जो 36 लाख रुपया हमें पेट्रोल से आमदनी होती है, पूरे देश में हमारे बजट के बराबर की आमदनी है। उसके बाद हमें टोल से आय होती है। तो विकास सड़कों में दिखाई दे रहा है, रेलवे में दिखाई दे रहा है, लेकिन रेलवे की हम जमीनों को कितने पटे पर दिया है वो भी सामने आने चाहिए। आंकड़ों में हेर फेर जो है हर सरकार थोड़ा बहुत करती है, लेकिन कुछ मुद्दों पर जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, आपको 80 करोड़ लोगों को कब तक अनाज देंगे आप काम दें, रोजगार के अवसर बढ़ाएं, आप मुफ्त की योजनाएं, मोदी जी कहते थे केजरीवाल को रेवड़ियां बांटने वाली बात कहते थे, अब एक कांग्रेस भी रेवड़ी बांट रही है, बीजेपी भी और दूसरे दल भी। इन चीजों से ऊपर बढ़कर रोजगार देना होगा, मुफ्त के कल्चर के स्थान पर हमें काम करना होगा। जो मनरेगा आई थी, मैं अगर आपके पास समय है तो 1 मिनट में देवेंद्र जी एक चीज आपको बता दूं। आज से 2000-3000 साल पहले जब राजा महाराजाओं का समय था, तो उत्तर भारत में किले बने और दक्षिण में मंदिर बने। जब मैं इसके रिसर्च में कुछ लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा जब अकाल आया तो राजा साउथ के राजाओं ने मंदिर, बड़े बड़े मंदिर, किलों से भी बड़े बड़े मंदिर बनाए, और उत्तर भारत में अफगानिस्तान से लुटेरे आते थे, तो हम वहां उस समय राजा जी थे, मुफ्त में नहीं देते थे, काम के बदले अनाज की योजना हमारी 2000-3000 साल पहले की प्रथा है। अब कोरोना में एक मजबूरी थी, हमने उस मजबूरी को
परमानेंट करके और वो जब इलेक्शन का लाभ उठाने के लिए देना आरंभ कर दिया, तो अब मोदी जी अगर मुफ्त में दे तो ठीक है, केजरीवाल दे गलत है, कांग्रेस दे गलत है। ये नहीं चल सकता। चुनाव आयोग को, सुप्रीम कोर्ट को, सभी दलों को बैठकर कुछ मापदंड तय करने होंगे। विदेश के लिए और चीजों के लिए हमें एक भाषा बोलनी चाहिए। राजनीति हम करें, अब राहुल जी जाते हैं, जाके वहां जाके निंदा करके आते हैं मोदी जी की विदेश में। अब पहले ये समय था, अटल बिहारी वाजपेयी जी को नरसिम्हा राव ने भेजा था जिनेवा अपनी बात, भारत की बात रखने के लिए। वो जो शुचिता की राजनीति अटल बिहारी वाजपेयी के समय थी, शायद उससे हम पीछे हटते जा रहे हैं। इन चीजों का हमें बचना होगा, मेरा यही कहना जी। इन सब से बचना होगा। अब चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्वानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो रागनी का राग ये था कि आंकड़े जो हैं वो कहीं न कहीं महिलाओं के पक्ष में नहीं जा रहे हैं, इसलिए उनकी तरफ ध्यान देना होगा। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि जो उत्तर प्रदेश है विकास की ओर अग्रसर है और लगातार अग्रसर होता रहेगा। वहीं अगर जो आंकड़ों की बात करें तो जो आंकड़े हमारे सामने हैं, केंद्र सरकार ने जारी किए हैं जो आंकड़े, वो आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, उसके अनुसार भी महिला श्रम की भागीदारी लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही है और उतनी तीव्र गति से बढ़ रही है जितनी तीव्र गति से भारत की महिला श्रम भागीदारी नहीं बढ़ पा रही है। इसलिए महिलाओं, कामकाजी महिलाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। अभी तक के आंकड़े तो यही हैं। अगर जो ये आंकड़े सही हैं, जिसको विपक्ष बराबर गलत मान रहा है, तो जो विपक्ष के आंकड़े हैं उनके अनुसार भी अगर जो सम्यक रूप से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश प्रगति की ओर जा रहा है और इसी तरह से आगे बढ़ते रहना चाहिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।